मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम भारतीय विरासत और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने उन साइंटिस्टों, उन ऋषि मुनियों की बात करेंगे जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस मानवता को, केवल धरती को नहीं, केवल विश्व को नहीं, पूरी मानवता के लिए उन्होंने अनेक अनुसंधान किए, अन्वेषण किए और जिसके कारण हम इंसान आगे काम कर पा रहे हैं। चाहे वो साइंस का हो, खगोल विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो गणित हो, हमारे ही वैज्ञानिकों ने, हमारे ही ऋषि मुनियों ने, और जो आधुनिक ऋषि मुनि यानी जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस देश को, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने ये बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है, उस पर शोध किया है, वो है डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने अनेक चीज़ें हमें बताई हैं, और चाहे हमारा शक्तिपीठ हो, हमारे मंदिर हों, चाहे हमारे ऋषि मुनि हों, और आज आप बताने जा रहे हैं कि जो वो ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे विज्ञान को, चिकित्सा को, ये जो जिन्होंने हमारी मानवता के लिए काम किया है, उनके बारे में। तो आज आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? देखिए, सनातन धर्म को जो लोग रूढ़वादी और अंधविश्वासों से भरा हुआ बताते हैं, आज की बातचीत से ये साबित होगा कि सनातन धर्म जो है ज्ञान और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। बिल्कुल। दोनों के बारे में इसने दुनिया को बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि आज भी प्रासंगिक हैं। भारत के जो ऋषि, जो वैज्ञानिक हुए हैं और जिन्होंने आज उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, वो सब आज भी विज्ञान की बुनियाद बने हुए हैं। और मैंने कई बार ये कहा कि जो हमारे जो प्राचीन भारत के जो ऋषि रहे हैं, जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो खोजकर्ता रहे हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, विज्ञान उसी पर आगे बढ़ा है। चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, भूगोल हो, मेडिकल साइंस हो, मेटलर्जी धातु विज्ञान हो, या आपका पर्यावरण हो, सारे ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि जो हमारे सनातन के जो विद्वान हुए हैं, जो खोजकर्ता हुए हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत अपना बड़ा योगदान दिया। आयुर्वेद हो, वास्तुकला हो, भौतिकी हो, कोई भी साइंस हो, हर साइंस में उन्होंने किया। और ये जो आधुनिक विज्ञान है, इससे बहुत पहले वो उनको जानकारी थी और उन्होंने उसको सामने रखा। हालांकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को बेसिकली क्या है कि जानकारी नहीं है, बिल्कुल, और हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए हमको क्या लगता है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं तो उसको समझ में आता है कि अगर हम देख लेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, तो हम कहेंगे साहब न्यूटन ने दिया। ठीक है ना। अगर गैलीलियो की बात आएगी, पृथ्वी में जड़त्व है, तो हम गैलीलियो को जानते हैं। हम आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को, इन वैज्ञानिकों को, इन सनातन के लोगों को जानते ही नहीं है जिन्होंने कि ये सिद्धांत आज से हजारों वर्ष पहले प्रतिपादित किया। असल में मुझे लगता है कि हमने उस पर किताबें नहीं आई या उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की, ये कारण है। जैसे बाकी के जो बाद के जो साइंटिस्ट है, उनके बारे में चर्चा देखिए, बहुत हो किसी गई। भी समाज को चेतनावान बनाने के लिए सबसे प्रमुख जो माध्यम होता है वो होता है शिक्षा का माध्यम जी। और चूंकि हमारे देश में सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा। पहले मुगलों का रहा, फिर फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। उन्होंने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की और जो हमारा ज्ञान था उस ज्ञान को उन्होंने बहुत पीछे कर दिया। और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश के अंदर आज भी लोग जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझते। होना ये चाहिए कि जो हमारा अपना सनातन का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको आज की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए और बच्चों को जानकारी दी जाए, तब लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए हर दूसरा तीसरा आदमी सनातन धर्म के ऊपर जो है सवाल खड़ा कर देता है, उंगली उठा देता है। अब मैं आज बताऊंगा आपको कि कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए और उनकी दुनिया, पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की मानवता को जो है क्या देन रही। अब हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए जिनको खगोल शास्त्र और गणित का जनक माना जाता है, जिन्होंने शून्य दिया दुनिया को,
जिन्होंने दशमलव प्रणाली दी दुनिया को, जिन्होंने पाई का मान, ज्योमेट्री में पाई का मान बताया, ठीक है, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और उन्होंने कही थी पृथ्वी गोल है, ठीक है। बहुत दिनों तक ये सब वैज्ञानिक, जो आज का विज्ञान है, ये सारी चीज़ें नहीं मानता रहा, इसको कपोल कल्पित मानता रहा, लेकिन बाद में उसी पर आया, और मैं आज बताऊंगा आपको कैसे आया। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसमें बीज गणित, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और खगोल शास्त्र में पूरा जो है वर्णन किया गया है। अब देखिए, अगर आर्यभट्ट ने मानवता को ये दशमलव नहीं दिया होता तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आज की कंप्यूटर साइंस है ना, हाँ, जो डिजिटल साइंस है, ये फेल होती है। हाँ, वो हो ही नहीं सकती थी। पॉइंट से ही पॉइंट पॉइंट करके ही एकदम एक्यूरेट जो गणना आती है वो पॉइंट से ही आती है, ये तो एक्यूरेट गणना आ ही नहीं पाती। क्योंकि इस जो डिजिटल जो है, जो कंप्यूटर साइंस का जो आधार है वो क्या है, बाइनरी सिस्टम है, 0 और 1, ठीक है। अब वो किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि ये सब आज की देन है, आज के वैज्ञानिकों। हमारे एक ऐसे ही दूसरे वैज्ञानिक हुए ब्रह्मगुप्त। अब देखिए ये कब हुए थे डॉक्टर साहब, अगर आप ये भी बता दें कि आर्यभट्ट जी का समय क्या था। आर्यभट्ट जो है आज से करीब 476 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी से आज से लगभग, आज से नहीं, ईसा पूर्व आज से 3000 साल पहले। हाँ, आप समझिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त दूसरे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने शून्य पे और गुरुत्वाकर्षण पे काम किया। आप ये समझिए कि 1000 वर्ष पहले जो आधुनिक साइंस ने जब बताया कि जो है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उससे 1000 वर्ष पहले जो है ब्रह्मगुप्त 598 ईसा पूर्व जो है इस बारे में बता चुके थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में कोई ऐसी ताकत है जो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, जैसे शब्द नहीं दिया उन्होंने, कहा कि कोई चीज़ ऐसी है कि पृथ्वी सबको आकर्षित करती है, ऊपर से कोई भी चीज़ है उसको आकर्षित करती है। अब ये हमारे सनातन की देन है। भास्कराचार्य, इतने बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने, भास्कराचार्य का नाम बहुत कम पढ़ाया जाता है ना, इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है उसको इन सब सारे लोगों के बारे में जानकारी नहीं। गणित और खगोल शास्त्र के विशेषज्ञ थे ये। आप जो न्यूटन ने कैलकुलस की जो परिकल्पना बताई, जिसे हम लोग आज जानते हैं, जब हम पढ़ते तो हम कहते हैं कि तो न्यूटन की खोज है, जबकि न्यूटन की खोज से ये 500 साल पहले जो है भास्कराचार्य ने लिख दी थी, ठीक है ना। उनकी किताब है लीलावती, और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है, उसमें इन्होंने पूरा बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, इनका पूरा जो है डिटेल से उन्होंने वर्णन किया हुआ है, और पृथ्वी के परिक्रमण के समय की पूरी सटीक जानकारी दे दी थी। अब देखिए, एक दो बार मैंने पहले भी उल्लेख किया कि हमारे यहाँ ईसा से 600 वर्ष पूर्व सुश्रुत नाम के वैज्ञानिक हुए, शल्य चिकित्सा का जनक उनको माना जाता है, ठीक है ना। उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा जो शल्य चिकित्सा में जो उपकरण काम आते हैं उनका उन्होंने आविष्कार किया था। ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, ये जो और सर्जरी है, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं के सिद्धांतों पे। और अंग प्रत्यारोपण और जो टाके लगाने की जो विधि है, ये सुश्रुत की ही देन है। मतलब प्लास्टिक सर्जरी के जनक जो है, शल्य चिकित्सा का जनक अगर आप कहेंगे, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि सुश्रुत जो है, हम आज की जो प्लास्टिक सर्जरी को मानते हैं, जबकि सुश्रुत ने कब कर दी थी। अब चरक संहिता आपने पढ़ी होगी, आयुर्वेद का जनक माना जाता है। पूरी मानवता को कितनी बड़ी देन है। उन्होंने फिजियोलॉजी पे और शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत काम किया। और ये आज जो वैक्सीन बन रही है, इससे हजारों साल पहले, ईसा पूर्व 1100 साल पहले ईसा पूर्व चरक का जन्म हुआ था, और उन्होंने जो है आयुर्वेद में इम्यूनिटी की अवधारणा दी थी। इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की अगर आपकी बढ़ेगी तो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। आज की डेट में ये जो कोविड के लिए और इसके लिए सबके लिए वैक्सीन की जाती है, और उसके बाद भी, इन वैक्सीन के आविष्कार के बाद भी इम्यूनिटी बढ़ाने में आज भी आयुर्वेद जितना काम करती है उतना ये नहीं कर पाते। मेडिकल साइंस भी कहता है कि आप जो है च्यवनप्राश खाओ,
हैं, और आप जो हमारी जड़ी अब बूटियां देखिए हैं, 8वीं सदी में हमारे यहाँ नागार्जुन हुए, जिन्होंने रसायन विज्ञान और रसायन तंत्र और रसायन शास्त्र पे जो है उन्होंने ग्रंथ लिखा। धातु विज्ञान के बारे में उन्होंने बताया, रसायन शास्त्र में जो टेक्निक थी उनको डेवलप किया, और सबसे बड़ी बात सोने और चांदी की जो शुद्धिकरण की थी, गोल्ड और सिल्वर की जो प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया, जो मेथड तो था, वो नागार्जुन की देन है। अब आइए, वाराहमिरी नाम के हमारे यहाँ ये 505-587 ईस्वी पूर्व हुए खगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने एक बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका में सारा ग्रह और नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उन्होंने बताया कि पानी का स्रोत जो है कहाँ से आता है और जियोलॉजी में इसका क्या असर पड़ता है। अब वाराहमिरी ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में उस समय बता दिया था, और आज का विज्ञान जो है उन्हीं चीजों को आधार बना के आगे बढ़ रहा है। वही कैलकुलेशन उन्होंने, सारी कैलकुलेशन मशीन आ गई है। और देखिए क्या है कि मैंने पहले भी कहा है कि विज्ञान का काम क्या है, खोज करना। विज्ञान का काम खोज करना है। जो भी सारी चीजें आपको प्रकृति में दिखाई देती हैं वो प्रकृति की देन है। विज्ञान ने खोज की, उस खोज, ऐसा नहीं कि वो खोज आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि का काम ही यही था कि वो ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान का जहाँ लोगों को ज्ञान देते थे, वहीं विज्ञान की तमाम चीज़ों के बारे में वो खोज में बहुत ज़्यादा समय लगाया करते थे। वो देखते थे कि अगर ये जड़ी बूटी है, ये पत्ती है, तो इससे क्या हो सकता है, इसके कैसे प्रभाव होंगे। बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें दी। और जो विज्ञान क्या होता है, जो भी खोज होती है वो किसी रेफरेंस के आधार पर बढ़ती है। अगर कोई रेफरेंस है उसी पे और आगे फर्दर एडवांस जो है रिसर्च होती है। अब आइए देखिए, पतंजलि हुए हमारे यहाँ। पतंजलि का देखिए, योग और शरीर विज्ञान के कितने बड़े ज्ञाता थे। योग सूत्र की उन्होंने रचना की और आज पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के बारे में बताया, और आज योग जो है पूरी दुनिया योगमय हो गई है। आज का साइंस भी योग के ही द्वारा। कहते हैं एक बड़े और बड़े वैज्ञानिक हमारे थे, कणाद जी। इन्होंने फिजिक्स के बारे में जो है बहुत रिसर्च की, और जो परमाणु की जो अवधारणा है एटम की, वो कणाद की देन है। सबसे पहले एटम के बारे में कणाद ऋषि ने बताया था, जो कि आज का जो एटॉमिक सिद्धांत है वो उसी से लगभग मिलता जुलता हुआ है। आज विज्ञान कहता है कि हर पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर अणुओं से मिलकर बना है। कणाद ने क्या कहा था, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। बस शब्द का अंतर है, कण और अणु, ठीक है ना। ये उनका था। एक बौधायन हुए हमारे यहाँ, 800 ईसा पूर्व हुए थे। उन्होंने पाइथागोरस की प्रमेय जो है, जो अभी आप जो पढ़ते हैं, इससे पहले इसके बारे में बता दिया था। उन्होंने सूत्रों में ज्यामिति और वैदिक गणित का बड़ा विस्तार से उल्लेख किया हुआ था। एक हमारे यहाँ हुआ जगत गुरु बसवेश्वर, 12वीं शताब्दी में समाज सुधारक थे, लेकिन समाज सुधार के साथ साथ वो वैज्ञानिक भी बहुत बड़े थे, और उन्होंने जल संरक्षण की टेक्निक विकसित की, डेवलप की, और हाइजीन के बारे में बताया। तो बताइए, वो लोग भी इतना कॉन्शियस थे कि समझते थे कि हमारे लिए आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होगी, तो जल संरक्षण की होगी, और उन्होंने जल संरक्षण का किया। माधवाचार्य हुए, केरल की जो गणित की परंपरा है उसके थे। उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज की खोज की गणित की, और जिसका फायदा आज की गणित उठा रही है। रामानुजन हुए, आधुनिक गणितज्ञ जिन्हें कहा जाता है। नंबर थ्योरी में उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे विज्ञान जो है, हमारा सनातन ने कैसे पहले जो है विज्ञान से पहले उन चीज़ों के बारे में बताया। आर्यभट्ट, जिनका कि मैंने उल्लेख किया था, उन्होंने 5वीं सदी में ये बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये बहुत बड़ी खोज थी। उस समय लोग क्या सोचते थे, लोग ये सोचते थे कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। जैसे कि अभी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, यही कहते हैं। तो उनको क्या लगता है कि अभी तो इधर सूरज निकला था पूरब में, फिर इधर चला गया, फिर आ गया, पर पश्चिम में आ गया, फिर ठीक है। तो लेकिन 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। अब
इसी चीज को कॉपरनिकस और गैलीलियो ने बाद में बताया, लेकिन उनके नाम ज़्यादा। लेकिन हम और आज का समाज इस चीज को जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसकी खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की या गैलीलियो ने की। जबकि हमारे आर्यभट्ट जी ने कब बता दिया? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के रहस्य के बारे में मैंने बताया था आपको कि 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त जो हमारे वैज्ञानिक थे, मतलब 1000 न्यूटन से 1000 वर्ष पहले की बता रहा हूँ। हाँ। उन्होंने अपने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण शक्ति है और जिसकी वजह से नीचे चीजें गिरती हैं। न्यूटन ने कब बताया? 17वीं शताब्दी में बताया। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है और जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो कब बताया गया? 17वीं शताब्दी में बताया गया। और आज गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ये न्यूटन की खोज। जबकि ये खोज 1000 वर्ष, न्यूटन से 1000 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने कर दी थी। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने वो जो डॉक्यूमेंटेड कर दिया। हाँ। किताबें छप गई, किताबें पढ़ने के लिए दुनिया भर फैल गई, तो उनका नाम आ गया। उनका नाम हमको पढ़ाया ये जा रहा है ना। हाँ, उसी बात जैसे आजकल वो चर्चा चल रही है औरंगजेब को लेके या तमाम, कि हमको तो यही पढ़ाया गया है, जबकि हमें साइंस से पढ़ानी चाहिए थी। हमें जो हमारी काम की चीज़ें थी हमें पढ़ाया गया कि बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, ये सब पढ़ाया गया। अगर हमें इन साइंटिस्टों के बारे में उस वक्त आप देखिए, आधुनिक विज्ञान के साथ आप तालमेल कीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय के साथ आपको भी एडवांस होना है। एडवांस टेक्निक के बारे में जानिए, आधुनिक विज्ञान के साथ आगे बढ़िए। लेकिन यही जो हमारे साइंटिस्ट उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन आप अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए। हाँ। आप ये भी जानिए कि ये जो चीजें आज जिनको हम अंग्रेज वैज्ञानिकों के नाम पे, विदेशी वैज्ञानिकों के नाम पे जिन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, इनसे हजारों वर्ष पूर्व जो है हमारे वैज्ञानिक बता चुके थे। अब सुश्रुत जी जो है, सुश्रुत ऋषि के बारे में पहले शल्य चिकित्सक थे वो दुनिया की। बिल्कुल 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले जो है उन्होंने एक नाक की सर्जरी कर दी थी। नाक की सर्जरी कर दी थी? बताइए, मतलब उस वक्त जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और हाँ, क्या कि उस समय एक युद्ध चल रहा था, एक सैनिक की नाक कट गई, तलवार उसके नाक पे लगी और सुश्रुत ने उसकी नाक को जो है जोड़ दिया। ये प्लास्टिक सर्जरी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? पहला एग्जांपल था। और कैसे किया? तो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल तो शिव की। नहीं, कैसे किया? देखिए, जो माथे की स्किन थी, यहाँ की स्किन, इसको निकाल के और उनकी नाक को जोड़ दिया। बताइए, यही तो आजकल कर रहा है। यही तो हो रहा है प्लास्टिक सर्जरी, यही तो हो रहा है, कहीं का मांस कहीं लगा दे रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक जो है, जो सिद्धांत आज किया जा रहा है। भास्कराचार्य ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अवधि के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में बताया था कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 कुछ दिन लगते हैं। अब आप बताइए, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है। और ये भास्कराचार्य जी ने बहुत पहले बताया, जब उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, ना उनके पास दूरबीन थी, ना उनके पास कोई ऐसा कंप्यूटर था, लेकिन उन्होंने बता दिया। हाँ, कोई इस तरीके का इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन, क्योंकि जब मैथमेटिक्स हमारे पास गणित आ गई थी, आर्यभट्ट जी और उनसे पहले के जो ऋषिमुनि थे उन्होंने जो गणित की खोज कर दी थी, और उसके बाद से उन्होंने उसी कैलकुलेशन के हिसाब से दिन रात की अवधि से गुणा करके हाँ और बता दिया। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसी को माना जाता है। इसकी खोज कब हुई? 18वीं शताब्दी में। 2600 साल पहले ऋषि कलाद ने ये बताया था कि कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और उन्होंने ये भी इतना ही नहीं कि कणों से मिलकर बनी, ऐसा नहीं, उसकी व्याख्या की थी। और उन्होंने कहा था कि इन कणों के बीच में एक आकर्षण होता है जिससे कि एक दूसरे से दूसरी तरफ आकर्षित होते हैं। अब आइए, नागार्जुन, जिन्होंने रसायन विज्ञान पे, केमिस्ट्री पे बहुत काम किया, धातु विज्ञान पे, औषधियों पे बहुत, या सोने को चांदी को शुद्ध करने, लोहे को तरल कैसे बनाया जाए, कैसे उसको गलाया जाए, ये सारी टेक्निक उन्होंने बताई। आज जो मेटल प्यूरिफिकेशन है उस पर, धातु शोधन जो है उस पर शोध जारी है, आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। बारहमीरी ने इतनी अच्छी बात की, आप समझिए, जो मौसम विज्ञान जो है ये, और जो ये ग्राउंड वाटर मैपिंग जो होती है, पृथ्वी के नीचे जल की जो मैपिंग की जाती है, ये सिद्धांत बारहमीरी ने दिया था। उन्होंने
कहा था, उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था कि धरती के नीचे पानी की धाराएं हैं, इन धाराओं की वजह से ही कुएं और नदी बनते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि जो ग्रहों की स्थिति होती है वो मौसम पर प्रभाव डालती है और उन ग्रहों की वजह से मौसम जो है बदलता रहता है। आज ग्राउंड वाटर मैपिंग या जो मेट्रोलॉजी है वो दोनों सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत पे चलते हैं। पतंजलि ने योग और विज्ञान के बारे में बताया। पतंजलि ने अपने योग के द्वारा बताया कि योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज है कि उससे शरीर की ऊर्जा का नियंत्रण किया जा सकता है, और जब आप शरीर की ऊर्जा का नियंत्रण कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियां जो है वो हीलअप होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी। आज न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में इसी मेडिटेशन का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? प्रबंधन, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, जो पाइथागोरस को हम लोग पढ़ते हैं, पाइथागोरस के जन्म से 1000 साल पहले बोधायन जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर होती है। आज भी प्रमेय गणित जो पाइथागोरस की है और वो यही सब चीज बताती है। अब चारवाक के बारे में बताता हूँ। उनका देखिए, उन्होंने उनसे चारवाक ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व भी उन्होंने कहा था कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वही रियलिटी है। हाँ। और आज विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि वास्तव में यही चीज है। गणितीय समीकरण और श्रेणियों का उपयोग जो हमारे आर्यभट्ट ने और ब्रह्मगुप्त ने दी, उनका आज इंजीनियरिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भौतिकी में पूरा प्रयोग किया जा रहा है। केरल गणित की एक जो शाखा है, जो केरल के अंदर बहुत उस समय चलती थी, उसके सबसे बड़े ऋषि जो थे वो माधवाचार्य थे। उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज और कैलकुलस के सिद्धांत दिए, जिसे न्यूटन ने और लाइब्निज ने आगे बढ़ाया। और हम लोग क्या समझते हैं कि न्यूटन ने ये सब किया था, जबकि तो कई वर्षों पहले। हाँ, सबसे पहले खोज हो चुकी है, सबसे पहले की थी। अब हमारे यहाँ देखिए ना, पतंजलि ने ये बताया था, चरक ने ये बताया था, सुश्रुत ने ये बताया था कि अगर मनुष्य अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर ले, और उसको कैसे डेवलप कर ले ये भी उन्होंने बताया था, तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है और बड़े असाध्य रोगों में भी वो उससे बचा जा सकता है। अब ये देखिए वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन अब आज की डेट में हो रहा है। जब वैक्सीन का नाम आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। हमको यही पढ़ाया गया कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी, लेकिन सुश्रुत ने ये इसको बहुत पहले खोज कर किया था। इंजीनियरिंग में देखिए, प्राचीन भारतीय भवन निर्माण जो है उसमें एनर्जी बैलेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था और प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका उपयोग किया जाता था। आज जो बिल्डिंग्स बन रही है, जो इंजीनियर बना रहे हैं, वो देखिए ग्रीन बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी उसी अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए कि हमारे जो वैज्ञानिक थे या जो ऋषि मुनि थे, उन्हें ये पता था कि हम धातुओं का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, किस चीज से हमें धातुओं का संरक्षण करना चाहिए। अपने दिल्ली में ही आयरन पिलर है, 1600 वर्षों से वो वैसे का वैसा खड़ा हुआ है सारे मौसम में। हाँ। उसमें जंग क्यों नहीं लगती? बिल्कुल, तो ये भी तो एक सवाल है, जंग नहीं लगती। हाँ। उसमें कौन सी टेक्निक थी? आजकल तो लेप हैं या केमिकल हैं या पेंट है, उसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पिलर अगर आप यहाँ राष्ट्रपति भवन में चले जाएं तो वहाँ आपको दिख जाएगा। हाँ। अब वो पिलर है ना, आज के विज्ञान ने उसको समझा और उस मेटलर्जी जो है वो उसी की देन है कि कैसे लेप किया जाए धातुओं पे, या इनमें कौन सी चीज़ ऐसी लगाई जाए, मिक्सर में लाया जाए जिसकी वजह से उन पर जंग नहीं लगे और उनकी लाइफ बढ़ जाए। अब ये जो ग्रहण की वैज्ञानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ ये बहुत पहले ऋषियों ने बता दिया था कि जो खगोलविद थे उन्होंने कहा था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण छाया के कारण होते हैं। ठीक है। अब सैटेलाइट टेक्निक जो है और जो खगोल शास्त्र की जो टेक्निक है, उसमें ग्रहों की जब गति की गणना करते हैं तो उसी थ्योरी को, उसी प्रिंसिपल को लागू किया जाता है। हाँ। तो ये ऐसी चीज़ें थी कि जिनका जो है विज्ञान ने
उस पर आगे बढ़ा और उस पर एडवांस टेक्निक की। अब देखिए, ये संगीत और ध्वनि विज्ञान जो है, सप्त स्वर जो है, ये किसके हैं? ये हमारे वेदों से मिले हुए। बिल्कुल। जो 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 संगीत है, सारे गामा पा धा नी, जो ओम का उच्चारण हुआ ध्वनि ब्रह्मांड की जब सृष्टि के समय, उससे जो ध्वनि निकली, माना जाता है कि वो सप्त स्वरों की जननी है। महादेव के बारे में कहा जाता है कि जब महादेव एक ऊर्जा के रूप में आए तो उनके हाथ में ही डमरू था, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता थी कि पूरी दुनिया ब्रह्मांड बना रहे हैं, तो बिना स्वर के, बिना ध्वनि के, बिना संगीत के ये दुनिया बेकार है। हाँ। तो महादेव जी का जब आविर्भाव हुआ, जब आप प्रकट हुए, तो उनके हाथ में डमरू था, और वो उन्होंने डमरू जो बजाया, उससे माना जाता है कि वो 7 स्वरों का हुआ। अब नाद योग और ध्वनि चिकित्सा जो है, मंत्रों और ध्वनि तरंगों के प्रभाव का अध्ययन जो है, वो हमारे यहाँ किया गया। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, योग फैलाया। शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य ने ब्रह्मांड और चेतना के बारे में जो दार्शनिक दर्शन दिया, दार्शनिक ज्ञान दिया, उसमें विज्ञान आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, युद्ध शास्त्र में भी, इसमें बहुत पहले हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे जो ऋषि और मुनि थे, न केवल वो शस्त्र के निर्माण की विधि जानते थे, बल्कि वो मिलिट्री साइंस के बारे में भी उनको बहुत जानकारी थी। हाँ, और हमारे तो मतलब कब वेद लिखे गए थे, कब महाभारत लिखे गए। अब विमान एक प्राचीन ग्रंथ है हमारे यहाँ, और उसमें विमानिका शास्त्र नाम है उसका। अब उसमें ये बताया गया, उसमें वायुयान नाम नहीं दिया, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि उड़ने वाले जो मशीनें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। ऋषि कर्दम के बारे में कहा जाता है। तो इस तरीके से कई लोगों ने जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब चाहे आप खगोल शास्त्र में चले जाएं, चाहे आप पर्यावरण संरक्षण में चले जाएं, चाहे मेट्रोलॉजी में चले जाएं, या आप मेडिकल साइंस में चले जाएं, या आप जो है और कहीं पर्यावरण में चले जाइए, आप जल संरक्षण, ये भी हमारे सनातन की खोज है। ऋग्वेद में ही लिखा गया है कि धरती है, हमारा सनातन जो है हम वो धरती को प्रकृति और अपने को क्षुद्र कहते हैं। सनातन जो है वो प्रकृति प्रधान माना जाता है, जिसमें वृक्ष, नदियों, पहाड़ों, जीवों, सबकी पूजा होती है। आज के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए यही सब चीजें तो अपना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताइए? उनकी रक्षा करो, अगर हम पूजा करेंगे। हमारे सनातन धर्म में मंत्र और उनका मंत्र का पूरा विज्ञान है। कैसे मंत्रों के द्वारा जो है, कई कथाएं हैं कि मंत्रों के द्वारा तमाम रोगों को ठीक किया जा सकता है, आदमी में पॉजिटिव एनर्जी की जा सकती है। अब देखिए, आधुनिक रिसर्च जो हो रही है, ब्रेन वेव थेरेपी जो है, और जो हीलिंग म्यूजिक है, चल रहा है, वो क्या है? वो यही सब है, ये इसी की देन है ना। हाँ, वही जो हमने साइंस, जो बेसिकली संगीत है, संगीत की शुरुआत हो गई ना। अब उसको आप कई रूपों में अलग अलग उसमें आप जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? ये भी हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो ऋषि मुनियों ने दी है। अब बताइए, आप द्वापर में और त्रेता में, ये तो दो तो युद्ध जो है, इनके बारे में तो ग्रंथों में पढ़ते हैं हम लोग। अब उस समय जो है कि उन्होंने बाण पे आग्नेयास्त्र को कर दिया तो आग बरसने लगी। ब्रह्मास्त्र देखिए है ना, उन्होंने वरुणास्त्र को रख दिया तो पानी बरसने लगा, वायवास्त्र को रख दिया तो तेज वायु अंदर चलने लगी, ऐसे धुआं, फॉग पैदा कर दिया। तो उसी सिद्धांत, उसी रेफरेंस को लेके जो है ये आज की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है, इस पे सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं। और जो हमने अभी बताया था ना कि आपको जो उड़ने वाले खिलौने, ये आज के ड्रोन वही है, उड़ने वाले खिलौने साइंटिस्टों ने दे दिए। हाँ, जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो उड़ने वाले खिलौने के बारे में जो उन्होंने बताया था, आज जो है आपको ये जो ड्रोन दिखाई पड़ रहे हैं, जो सारे युद्ध की पूरी की दशा और दिशा बदले दे रहे हैं, ये सेम वही है। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा जो सेशन था बहुत लाभदायक था, और खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है जो विदेशों को पढ़ रही है। देखिए, साइंस ने प्रोग्रेस की है, रोज प्रोग्रेस कर रही है। जैसे हम लोग पहले हाथ से लिखते थे, फिर टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर आया, अब स्मार्टफोन आ गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपको बोलो और वो लिख देगा। तो साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जिसने इस कंसेप्ट को
कंसीव किया होगा आज से 3000-4000 साल पहले, वो हमारे ऋषि मुनि थे। ना अब देखिए, मैं बताऊँ आपको, ये जो टाइपराइटर है और ये कंप्यूटर है, ये तो बात की देन है ना। तो बहुत बात की है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे इसमें मैं आपको उत्तरोत्तर इसमें मैं विकास उसी को हुआ। बता रहा हूँ। ये टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये फलाना, ये सब चीजें बहुत बात की है ना। बहुत बात की। हमारे यहाँ वेद व्यास जी ने हाँ, कब महाभारत और कब वेद लिख दिए थे, जब कब जब पुराण जब लिख जब दिए थे। लिखने की बात आई, तो आप समझिए, अभी अभी हम जब बोलते हैं तो उस हिसाब से कंप्यूटर पे और टाइपराइटर पे टाइप नहीं कर पाते हैं उतनी तेजी से। लेकिन गणेश जी उस समय वेद व्यास जी बोलते चले जा रहे थे और बहुत तेज बोलते थे। उनके बारे में ये बताया गया कि बहुत तेजी के साथ बोलते थे और वो लिखते चले जा, एक भी गलती नहीं। गणेश जी के पास वो कला थी, वो लिखते थे। और इतने इतने ग्रंथ, 4 वेद, 17 पुराण और एक पंचम वेद उन्होंने महाभारत लिखा, और उसके बाद गीता, भगवत कथा, और फिर भगवत गीता, कितने उन्होंने ग्रंथ लिखे और लिखते चले गए। गणेश जी उनको लिखते चले गए, बोलते चले गए। तब तो कोई टाइपराइटर नहीं था, कोई तब कुछ नहीं था। तो ये तो मुझे लगता है कि आज का सेशन हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। डॉक्टर साहब ने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, जैसे नहीं, मैं देखिए, बार-बार इसका मेन मकसद यही है कि आप आधुनिक साइंस के साथ आगे बढ़िए, लेकिन आपको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि इनके जनक कौन थे। और ज्यादातर चाहे किसी भी क्षेत्र की चीजें हो, उनके जनक जो है वो आपको भारतीय वैज्ञानिक मिलेंगे, सनातन के वैज्ञानिक मिलेंगे। बिल्कुल। और गंगोत्री कहाँ है, गौमुख कहाँ है, जहाँ से गंगा बही है। आप देख रहे हैं कि गंगा जी तो आपके प्रयागराज में और कलकत्ता में भी है, लेकिन शुरुआत कहाँ हुई ये जरूर देखना चाहिए, ताकि हमारी जो परंपरा है, हमारी विरासत है, वो जिंदा रहे और हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्हें पता लगे कि जो आज साइंस जो नोबेल अवार्ड और तमाम अवार्ड ले रही है, ये तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो ऋषि मुनि कब कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरी यही शिकायत रहती है, आज भी मैं वही शिकायत कर रहा हूँ कि आप चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, हमारा जो 3-4 हज़ार जो हमारी रीच चली जाती थी, आजकल वो 100-200 पर अटक जाती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम आपके लिए कैसे मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें भी मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे पैसा तो ले नहीं रहे, या हम आपसे और कोई हमारा स्वार्थ तो है नहीं। यही हमारा स्वार्थ है कि हमारी जो विरासत है, इसकी जानकारी आपको और हमारी युवा पीढ़ी को मिले। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, युवाओं को भेजिए, सब्सक्राइब कराइए, और एक बार इस चैनल बड़ा होगा तो फिर इसमें हम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ, और बल्कि तकनीकी तौर पर भी हम आपको दे सकें। जैसे अभी हम आपको तकनीकी तौर पर नहीं देख पा रहे, हम जो एडिटिंग वगैरह का थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो वो हम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आगे बढ़ाइए, और कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।